कोई भी चीज स्टार्ट करते हो उससे पहले एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाना बहुत जरूरी है, फिर उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तब जाकर के आप समझ रहे हो एक अच्छा रिजल्ट जनरेट होता है, तब आप जाकर के सुपर अचीवर बनते हो और टॉपर बनते हो और इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज में एक टॉप मोस्ट रैंक सिंगल डिजिट अचीव कर पाते हो। तो एक अच्छा प्लान समझ, एक स्ट्रेटेजी, एक प्लानिंग बहुत जरूरी है। तो हम सबसे पहले हम बात करेंगे एक मास्टर प्लान जो आपको 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स को अचीव कराने में हेल्प करेगा। फॉलो करना है हर हालत में, और फॉलो करोगे तो मैं 100% कह रहा हूं आप सुपर 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 रैंक ले पाओगे। ठीक है, तो वो एक्चुअल में मास्टर प्लान है क्या, सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो इस मास्टर प्लान को बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन किया है बेटा हम लोगों ने। ठीक है, अपनी जो पुरानी 12 to 13 ईयर का जो एक्सपीरियंस है उसके बेस पर, जो अब तक बच्चे सिंगल डिजिट में कहीं ना कहीं हमारी गाइडेंस में जो टॉप रैंक अचीव कर पाए हैं, ठीक है, तो उसके बेस पर कंक्लूजन निकाल करके लेटेस्ट जो अपडेशन हुए हैं इसको तो मिनिमम फॉलो करना ही होगा। ठीक है, तो यहां हम 360 आउट ऑफ 360 का जो टारगेट लेके चल रहे हैं उसको कैसे अचीव करना है, हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है, वो सब बातें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारा मास्टर प्लान है बेटा, मास्टर प्लान क्या है भाई, नीट 2022 360 आउट ऑफ 360। इस मास्टर प्लान को अचीव करने के लिए जो हमारा पाथ है हार्ड वर्क, ठीक है, पर साथ साथ में स्मार्ट वर्क। आपको पता है लाखों बच्चे मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, क्या आपको पता है कि क्या सबका सिलेक्शन हो जाता है? नहीं होता। क्या उन जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं या आप जितने भी लोग जुड़े हुए हो, क्या आपको ऐसा लगता है, ऐसा बिलीफ है, ऐसा यकीन है कि हम सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे? नहीं बेटा, आप यही सोचकर तो ज्वाइन कर रहे हो या आगे तैयारी कर रहे हो कि हाँ हमारा सिलेक्शन होगा। तो जब आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा यकीन है आपको, बिलीफ है आपको, आप हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हो, फिर भी मात्र वही 2 से 4% बच्चों का ही सिलेक्शन होता है, रिमेनिंग का सिलेक्शन क्यों नहीं होता? तो अंतर क्या है उन 2 to 4% स्टूडेंट्स में और रिमेनिंग स्टूडेंट्स में? जबकि हार्ड वर्किंग वो भी कर रहे हैं, तो हार्ड वर्क डिपेंड करता है आप किस डायरेक्शन में करते हो। अगर आपका हार्ड वर्क सही डायरेक्शन में नहीं है, रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, आपको उस पर बहुत मेहनत की हमने, पर सही डायरेक्शन में नहीं की, रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट कब आएगा? हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क, क्योंकि स्मार्ट वर्क करना है और सही डायरेक्शन में करना है। तो जो हमारा मास्टर प्लान है बेटा वो हार्ड वर्क पर भी है और साथ साथ में मेनली क्या है, स्मार्ट वर्क, क्योंकि हमें सबसे अलग रहना है, हमें सबसे अलग स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। ठीक है, हम स्ट्रेटेजी तो सबको बता रहे हैं, पर इनमें से आप में से भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो आगे जाकर के कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे, पर वो आपको प्रॉमिस करना है कि पीछे नहीं रहना, इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे ही, एक अच्छे फॉलोअर बनना है आपको बस। अब हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में डिफरेंस समझ में आया आपको? क्योंकि स्मार्ट वर्क नहीं करोगे सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। एक टाइम था जब हार्ड वर्क से काम चल जाता था, और आज की डेट में आप समझ रहे हो जितना पेपर का स्टैंडर्ड इजी होगा, कंपटीशन उतना ही टफ होगा। सिंगल क्वेश्चन सिलेक्शन के लिए, समझना मेरी बात, रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, कहीं 2-4 क्वेश्चन में ही मैक्सिमम सारे सिलेक्शन निपट जाते हैं। तो हर ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको समझनी होंगी बेटा, अच्छे से समझनी होंगी, क्योंकि उसके बेस पर ही आपको आगे चलना है। ठीक है, तो हमें हार्ड वर्क करना है पर सही डायरेक्शन में करना है विद स्मार्ट वर्क। आप समझ गए ना मेरी बात? तो वो स्मार्ट वर्क कैसे करना है हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो पहला तो हमारा है जो टारगेट अचीव करना है उसमें हार्ड और स्मार्ट वर्क। इसमें बायोलॉजी इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्यों करती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है। बायोलॉजी की अगर बात करते हैं तो बेटा नीट का 50% सिलेबस अकेला बायोलॉजी कवर करती है, और ये बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है इसको आप कम टाइम में कवर कर सकते हो, नंबर 1 रिवीजन फास्ट हो सकता है, और अगर आप थोड़ी भी मेहनत करते हो तो यहां 360 आउट ऑफ 360 लाना कोई बहुत इंपॉसिबल नहीं है। जबकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैंने जो देखा है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों मिलकर के 50% कवर करते हैं वेटेज, यहां अकेला बायोलॉजी मिलकर के 50% वेटेज। फिजिक्स केमिस्ट्री में बच्चे पूरी साल में ऑन एन एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूं, ठीक है, टॉपर्स की बात नहीं कर रहा, ऑन एन एवरेज बच्चा पूरी साल फिजिक्स केमिस्ट्री में मेहनत करता है। अगर मार्क्स पूछोगे लास्ट में कितने आए, वही लिमिटेड मार्क्स आते हैं। ठीक है, यानी खूब मेहनत करो तब भी ऑन एन एवरेज बच्चों के लिमिटेड मार्क्स आते हैं, और मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात? पर वो बायो को साइड कर देते हैं, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री कहते हैं कि बायो तो हम कर लेंगे, बट फिजिक्स केमिस्ट्री पहले करते हैं, और फिजिक्स केमिस्ट्री में लगे रहते हैं बेटा, और मार्क्स उनके फिजिक्स केमिस्ट्री में अचीव कर पाते हैं, पर ऑन एन एवरेज बायो उनकी वीक हो जाती है। यही सिलेक्शन रुकने का बहुत बड़ा कारण होता है। तो चाहे बच्चा टॉपर हो या ऑन एन एवरेज बच्चा हो या बिलो एवरेज बच्चा हो, सबको सबसे पहला टारगेट क्या करना है भाई, जो स्कोर कवरिंग है। क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं नीट के अंदर कि आपके बायो में मार्क्स आए हैं, ठीक है, तो आपको प्रायोरिटी मिलेगी, फिजिक्स में ज्यादा है तो ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, केमिस्ट्री में है तो प्रायोरिटी मिलेगी। भाई सबका इक्वल वेट, इक्वल का मतलब मार्क्स पर बेस्ड है आपका सिलेक्शन। ठीक है, और हर क्वेश्चन यानी जितने भी क्वेश्चंस होंगे सब एक पर्टिकुलर मार्क्स के होंगे, वो बायो का हो या फिजिक्स का हो। तो क्यों ना हम पहले उस चीज को बहुत ज्यादा फोकस करें, ठीक है, जो कि मैक्सिमम वेटेज कवर करती है, जिसमें कंपैरेटिव कम मेहनत है, जिसमें अगर मेहनत करोगे तो 100% आप मार्क्स अचीव कर पाओगे, यानी सेलेक्ट हो पाओगे। तो सिलेक्शन की एक स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि अगर आप 70 to 80% अप्रोक्सीमेटली 80% मार्क्स अचीव कर लेते हो नीट के अंदर, तो आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाता है, एक ठीक ठाक कॉलेज मिल जाता है। ठीक है, पर इसको करने के लिए अगर आप बायो में मेहनत कर लेते हो, 360 आउट ऑफ 360 ले लेते हो, जो एक ऑन एन एवरेज मतलब मिडिल
वाला बच्चा ले लेता है इजीली, मतलब मेहनत कर लेता है बायो में, क्योंकि कहीं ना कहीं फिजिक्स केमिस्ट्री से फोबिया होता है, उस फोबिया के चक्कर में वो बायो को साइड कर देता है और उस पर लगा रहता है, फिर भी मार्क्स उतने अचीव नहीं कर पाता जितना उसको अचीव करना चाहिए। ठीक है, तो बस यही कारण होता है उसका अगेन ड्रॉपर बनने का। तो मैं नहीं चाहूंगा कि आप हर बार ड्रॉपर बनो, ठीक है, बस मैं चाहूंगा बस एक बार तैयारी करो, जी तोड़ तैयारी करो, ठीक है, और एक सही स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करो, एक सही डायरेक्शन में तैयारी करो, हार्ड वर्क करो, पर साथ साथ में स्मार्ट वर्क करो और सिंगल अटेम्प्ट में सिलेक्शन लो। ठीक है, 2022 जो आपका एम है वो अचीव हो। ठीक है, तो इसके लिए हार्ड स्मार्ट वर्क समझ में आ गया, बायो की इंपॉर्टेंस समझ में आई आपको। ठीक है, क्योंकि बायो में आप अचीव कर सकते हो, उधर अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि बायो में अचीव करने के लिए अब पहले बहुत पढ़ना पड़ता था, अब एक सेलेक्टिव एक सही चीज पढ़नी है आपको, और कैसे पढ़नी है वो हम गाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हार्ड एंड स्मार्ट वर्क जो आपको फॉलो करना है। यहां हम मेनली फॉलो किसके करने वाले हैं? मेनली यहां हम फॉलो करने वाले हैं बेटा, समझना, एनसीईआरटी को। तो पहला हमारा टारगेट क्या होगा? एनसीईआरटी। भाई क्यों टारगेट हमारा एनसीईआरटी है? क्योंकि एनसीईआरटी आप बायो के केस में, ठीक है, मैं अभी बायो की बात कर रहा हूं, मोस्टली क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं। मैंने मोस्टली बोला है, ठीक है, ऑल क्वेश्चन नहीं बोला। ठीक है, जिसमें से भी अगर मैं, ठीक है, जूलॉजी वाले पार्ट की बात करता हूं तो इसके अंदर ह्यूमन फिजियो से 5 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ एनसीईआरटी आते हैं, हर साल आते हैं, सबको पता है। ठीक है, और वो जो 4-5 क्वेश्चन होते हैं, बस ध्यान रखना, वही वो क्वेश्चन होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि दिल्ली एम्स में कौन जाएगा, मौलाना आजाद में टॉप रैंक कौन लेने वाला है, नीट की टॉप रैंक कौन फोड़ने वाला है, फर्स्ट डिजिट रैंक कौन लाने वाला है। ठीक है, वो लास्ट के जो 5 क्वेश्चन मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, जो आउट ऑफ एनसीईआरटी होंगे, उनका जो, अगर मैं लेवल की बात करता हूं तो हार्ड लेवल में काउंट होते हैं वो। ठीक है, तो उस पर अगर आप वाकई में अपने जुनून है, आपने टारगेट बना रखा है, तो आप उस 5% पर फोकस करोगे। अगर आप ऑन एन एवरेज हो, बस आपका टारगेट है कि सर सिलेक्शन हो जाए, इट्स सफिशिएंट, तो उन 5% को छोड़ दोगे, ओनली एनसीईआरटी पर फोकस करोगे, ओनली एनसीईआरटी। बट यहां हम हर बच्चे को फोकस करके चलने वाले हैं, बिल्कुल बिलो एवरेज, मिडिल जो एवरेज, ऑन एन एवरेज बच्चा है, और एक सुपर जो क्वालिटी का बच्चा है। तो क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सबके लिए कॉमन क्लास है, तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप कहां पर एक्सटेंड करते हो, आपका आईक्यू लेवल क्या है, आपके ब्रेन की स्ट्रेंथ क्या है। भाई एक बच्चा किसी चीज को अचीव करने में, किसी को लर्न करने में, किसी को समझने में आधा घंटा लगाता है, पर एक बच्चा 6 घंटे में समझ पाता है, तो कहीं ना कहीं लेवल में अंतर है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप समझना मेरी बात, तो यही आपको बस डिसाइड करना है, ईमानदारी से समझना होगा, क्योंकि हर इंसान के ब्रेन की कैपेसिटी, थोड़ी सी लर्निंग कैपेसिटी अलग अलग टाइप की होती है। कोई सेल्फ स्टडी करने के बाद समझता है, कोई किसी जब टीचर समझा देता है तो समझता है, कोई बच्चे ऐसे होते हैं टीचर समझाए जब तक खुद नहीं पढ़ेगा वो नहीं समझ पाएगा। तो ये हर बच्चे के ब्रेन की कैपेसिटी अलग है, हम हर तरीके की कैपेसिटी के बच्चे को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, टॉप से लेकर के बिल्कुल लोअर, ठीक है, और सबको लेकर चलेंगे, ये आपको डिसाइड करना है। ठीक है, कि आपका लेवल क्या है और आपको सर के साथ किस तरीके से चलना है। मैंने बता दिया, अगर आप टॉप रैंकर आपका ड्रीम है, आपको टॉप कॉलेजों में जाना है आपका ड्रीम है, आपको सिंगल डिजिट लेनी है आपका ड्रीम है, तो आपको उस 5% पर फोकस करना पड़ेगा, उन 5 मार्क्स, ठीक है, जो आउट ऑफ एनसीईआरटी होते हैं उस पर फोकस करना पड़ेगा। एनसीईआरटी में भी अगर बात करते हैं, क्वेश्चन ध्यान रखना है आपको कि किस तरीके से नीट का लेवल है। अप्रोक्सीमेटली 40% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, पीवाईक्यू, इसलिए मैं पीवाईक्यू साथ में लेके चलूंगा, तो यहां पीवाईक्यू हम साथ में लेके चल रहे हैं बेटा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब डायरेक्टली कॉपी पेस्ट नहीं होते, उसी से लिंक्ड होते हैं, कंसेप्ट वही होगा, ऑप्शन चेंज हो जाएंगे, कंसेप्ट वही होगा, कहीं ना कहीं लिंक उससे होंगे। तो 40% क्वेश्चन पीवाईक्यू से आते हैं, तो यहां हम आपके एक पीवाईक्यू क्लियर कराएंगे और आपको करने हैं, पीवाईक्यू नहीं छोड़ने। भाई मैक्सिमम क्वेश्चन मोस्टली पेपर जो है एनसीईआरटी से आ रहा है, एनसीईआरटी कंसेप्चुअल आ रहा है, ठीक है, उसको आपको बहुत अच्छे से करना है। भाई कई बच्चों को क्या कंफ्यूजन होता है, सर हम एनसीईआरटी, जो मैं ड्रॉपर्स की बात कर रहा हूं, हर एनसीईआरटी हम 10 टाइम रीड कर चुके हैं, हम 8 टाइम रीड कर चुके हैं, पर फिर भी हमसे मिस्टेक हो रही है। रीड करने से काम नहीं चलेगा। भाई एनसीईआरटी आपके ब्रेन में सेट हो रही है नहीं, एनसीईआरटी कंसेप्ट आप समझ पा रहे हो या नहीं, क्योंकि आप रट नहीं पाओगे। ठीक है, तो आप रीडिंग करने से कुछ नहीं होता। रीडिंग करना, रीडिंग तो क्या है, ठीक है, आप बस रीड करते जा रहे हो, रीड करते जा रहे हो, उससे कुछ नहीं होता है जब तक आपकी वो लाइनें आपके ब्रेन में सेट नहीं हो रही। तो उसके लिए कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट होती है, जो हम आपको साथ साथ प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी में भी बच्चे थ्योरी पढ़ लेते हैं, सफिशिएंट, और एनसीईआरटी में भी क्या फोकस करना है, ध्यान रखना है आपको। अगर मैं एनसीईआरटी की बात करता हूं तो एनसीईआरटी में भी आपको भाई सारी की सारी थ्योरी कवर करनी है, एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी कवर करनी है, एनसीईआरटी के जितने भी डायग्राम और फ्लो डायग्राम्स हैं वो कवर करने हैं, एनसीईआरटी की समरी लास्ट में दी होती है बेटा, वो भी कवर करनी है। ठीक है, तो बच्चे कहते हैं सर एनसीईआरटी पढ़ के पर ये क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी है, पर कभी कभी वो समरी से आ जाता है, कभी कभी वो डायग्राम फ्लो डायग्राम से आता है। जैसे अभी देखा होगा आपने, बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन आया था स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड, तो जो स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड दे रखे हैं एनसीईआरटी ने, बच्चा उतना घोट के चला जाता है। ठीक है, बट वहां से क्वेश्चन नहीं आया, अब इन्होंने स्ट्रक्चर पूछा पर स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड से नहीं पूछा, उन्होंने आगे जाकर के प्रोटीन का स्ट्रक्चर दे रखा है जिसमें कुछ अलग डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड का एक पॉलीमर बनाया हुआ है, तो उन्होंने स्ट्रक्चर वहां से उठाया। इसका मतलब ऐसा नहीं है, तभी कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ना और कैसे पढ़ना, वो एक स्ट्रेटजी है जो हम आपको बताने वाले हैं। हम एनसीईआरटी ही पढ़ाएंगे पर कंसेप्चुअल पढ़ाएंगे, विद कंसेप्ट को उसमें जोड़ते हुए पढ़ाएंगे, पर हम वो 5% क्वेश्चन भी कवर करने वाले हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप उस स्टैंडर्ड में आते हो या बिलो मिडिल स्टैंडर्ड में आते हो, बिलो स्टैंडर्ड में आते हो, बिलो स्टैंडर्ड में आते हो, मिडिल में आते हो। आपका टारगेट सिर्फ और सिर्फ नीट में सिलेक्शन लेना है, इस पर फोकस करोगे, ओनली इस पर फोकस करोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या फोकस करने वाले हो भाई,
टोटल थ्योरी कवर करने वाले हो, एनसीईआरटी डायग्राम कवर करने वाले हो, एनसीईआरटी की समरी, लास्ट में बच्चे समरी छोड़ देते हैं, समरी कवर करनी है। कई चीजें ऐसी हैं जो मेन थ्योरी में नहीं है, समरी में दे रखी है, ठीक है, तो वहां से कवर करना है। इसके अलावा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो हम आपको कराने वाले हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी आपको करने हैं। और उसके अलावा एक चीज और है जो कई बच्चों को पता ही नहीं होती, एक एनसीईआरटी में हर चैप्टर के स्टार्ट होने से पहले ऊपर एक क्यूआर कोड होता है, ठीक है, जैसे मैं दिखा देता हूं आपको, शायद कुछ बच्चों को पता भी नहीं होगा, बस मैक्सिमम बच्चों को लेटेस्ट तो पता होता है। देखो हर एक एनसीईआरटी का कोई भी चैप्टर स्टार्ट होता है तो उसमें एक क्यूआर कोड दे रखा होता है, ठीक है। तो एक क्यूआर कोड को स्कैन करने के लिए एक सिंपल सा एक ऐप होता है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लोगे उसको, ठीक है, क्यूआर कोड स्कैनर। फिर उस क्यूआर कोड को आप स्कैनर से यहां स्कैन करोगे, स्कैन करते ही आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ अदर इंफॉर्मेशन है जो एनसीईआरटी वालों ने कहीं ना कहीं ऑनलाइन दे रखी है, वहां से भी क्वेश्चन बनता है। बच्चे कहते हैं सर ये तो एनसीईआरटी से है ही नहीं, तो आपने भाई ये देखना पड़ेगा कि एनसीईआरटी की इंफॉर्मेशन क्या है। एनसीईआरटी साइंटिस्ट के फोटो देती है, उसकी इंफॉर्मेशन देती है, वहां से भी क्वेश्चन आता है, समरी से भी आता है, डायग्राम फ्लो डायग्राम से भी आता है, मेन थ्योरी से भी आता है, और एनसीईआरटी में क्यूआर कोड, आप समझ रहे हो ना मेरी बात, तो यहां से भी क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो ध्यान रखना है आपको इस वाली बात को भी कि अगर मैं इस कोड की बात करता हूं क्यूआर कोड, तो इस कोड पर भी जब आप स्कैन करोगे इस कोड को तो कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी, वहां कुछ आपको डायग्राम्स मिल सकते हैं, कुछ थ्योरी भी मिल सकती है, कुछ आपको पीडीएफ फाइल्स भी मिल सकती हैं, उनको भी आपको देखना होगा क्योंकि वहां से भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा। और ये एनसीईआरटी में इसलिए कोड दे रखा है, ठीक है, आपको इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। यानी अगर आप ऑन एन एवरेज हो तो इस पर तो कमांड करनी ही पड़ेगी, ठीक है। और एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है ये हम आपको बताएंगे। हम एनसीईआरटी को बहुत खूबसूरत तरीके से, आप सोच भी नहीं सकते हो, डायग्राम और फ्लो डायग्राम में कन्वर्ट करने वाले हैं विद कंसेप्ट। आपको कभी कभी ऐसा लगेगा सर आउट ऑफ एनसीईआरटी चलेंगे ना बेटा, ठीक है, ये फेथ करना होगा किसी भी कंसेप्ट को, क्योंकि एनसीईआरटी हमारी जो कह सकते हो वर्ड की बहुत अच्छी बुक्स हैं, कैनोंग, टोटोरा, ठीक है, अल्बर्ट, ठीक है, लाइंजर, ठीक है, वीट एंड वीट, बायोकेमिस्ट्री की बहुत अच्छी बुक है, स्ट्रायर, इससे कहीं ना कहीं कट कॉपी पेस्ट है, तो बहुत अच्छी बुक्स हैं कहीं ना कहीं। तो उन्होंने क्या किया, उनकी मेन लाइंस है वो ले ली, मेन उसका एक्सप्लेनेशन गायब कर दिया, इसलिए एनसीईआरटी हमारी जरा सी बुक बन गई बहुत एक जिस्ट फॉर्म में। तो उसको बस रीड करने से काम नहीं चलेगा जब तक कि उसमें हिडन कंसेप्ट को नहीं पढ़ोगे। लाइन टू लाइन मिल जाएंगे आपको एग्जाम में, भाई जो मोस्टली पेपर मिलेगा वो लाइन टू लाइन मिल जाएंगे आपको, लगभग 90% मान के चलो, ठीक है। और वो लाइन टू लाइन, समझ रहे हो ना मेरी बात, तभी ब्रेन में सेट होंगे जब उसके कंसेप्ट आपके साथ होंगे। तो यहां हम कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से आपके ब्रेन में सेट करने वाले हैं, ठीक है। ये सारा पार्ट हम कवर करने वाले हैं। एनसीईआरटी वाला पोर्शन आपके डायग्राम, फ्लो डायग्राम विद कंसेप्ट विद ऑल इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में सेट करने वाले हैं, जो आपको भी साथ में पैरेलल करना होगा, ठीक है। साथ में भाई दूसरा हम क्या करने वाले हैं, उन बच्चों के लिए जो थोड़ा सा चाहते हैं टॉप रैंक, तो हमने यहां पर जो हम आपको नोट्स बनवाएंगे वो सुपर कंसेप्चुअल नोट्स हैं, इनको हम टॉपर नोट्स भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये नोट्स हम प्रिपेयर्ड भी आपको दे सकते हैं, पर मुझे जो लगता है, मेरी फीलिंग है, क्योंकि किसी भी चीज को मेमोराइज करने के लिए आप जितने सेंस ऑर्गन को यूज करते हो, ठीक है, उतनी ही मेमोरी बेस्ट बनती है। आप हिस्ट्री या कोई भी किताब पढ़ोगे, ठीक है, पूरी किताब पढ़ते जाओगे आपको याद नहीं होगी, ठीक है, भाई पढ़ते जा रहे हो याद पॉसिबल नहीं है, पर आप मूवी एक बार में देखते हो आपको एक बार में याद हो जाती है। तो उसका कंसेप्ट क्या है, भाई मूवी को आप फील करते हो, ठीक है, मूवी को आप आईज के थ्रू देखते भी हो, ईयर के थ्रू सुनते भी हो, यानी इसको फीलिंग भी लेते हो उसकी, और फिर डिस्कशन भी करते हो फ्रेंड से जाकर के। इसको बोलते हैं परमानेंट मेमोरी बनना। मेमोरी का मतलब होता है सिनैप्स, तो जो हमारे ब्रेन में मेमोरी बनती है वो सिनैप्स की फॉर्म में बनती है। तो एक सुपर सिनैप्स कैसे बनता है, उसके लिए जितने सेंस ऑर्गन यूज करोगे उतना ही सिनैप्स बेहतरीन बनता है, उसको परमानेंट मेमोरी बोलते हैं। इसीलिए मेरा जो कंसेप्ट है, मेरा मानना है, वो आपका मानना क्या है मुझे नहीं पता, पर मेरा जो मानना है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा ऑफलाइन एक्सपीरियंस है, जो मेरे सिंगल डिजिट रैंक दिए बच्चों ने, उसके बेस पर मैं बोल सकता हूं कि यहां मैं जो नोट्स आपको बनवाऊंगा, अगर आप उनको पीडीएफ फॉर्मेट भी मिल जाएंगे आपको, बट उनको अगर आप खुद अपने हाथ से हैंड राइटिंग में एक बार लिख लोगे, परमानेंट आपके हो जाएंगे, पक्की बात है, ठीक है। ये साइंस है पूरी की पूरी, इसमें कहीं कुछ भी हिडन नहीं है। तो दो ऑप्शन है, आपको पीडीएफ फॉर्मेट भी मिलेगा, और उस पीडीएफ फॉर्मेट को देख करके अगर आप हैंड राइटिंग में खुद लिख लोगे एक बार, ठीक है, 100% पूरा आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये सुपर कंसेप्चुअल टॉपर नोट्स हैं जिसमें हम हर चीज लिखाने वाले हैं। एनसीईआरटी पूरी इसमें इंक्लूड होगी विद डायग्राम, फ्लो डायग्राम, एनसीईआरटी के सारे डायग्राम इंक्लूड होंगे इसके अंदर, ठीक है। एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एनसीईआरटी बेस्ड, उनके भी मैं अंडरलाइन करा दूंगा, वेरी इंपोर्टेंट और क्वेश्चन मार्क बना करके इंडिकेट करेंगे इसको, ये पूरा कवर करेगा, ये तो सब कुछ है, ठीक है। सुपर सुपर से सुपर है, क्योंकि ये मैं जो देने वाला हूं वो सुपर लेवल का देने वाला हूं, ठीक है। तो अब यहां एनसीईआरटी और कंसेप्चुअल नोट्स आपको मिलने वाले हैं बड़ा स्मार्ट तरीके से, बहुत स्मार्ट तरीके से हम आपको देने वाले हैं, आप सोच भी नहीं सकते हो किस स्मार्ट तरीके को हम फॉलो करने वाले हैं। यहां हम थ्योरी में एनसीईआरटी भी डिस्कस करेंगे लाइन टू लाइन। हम पहले एनसीईआरटी टोटल कंसेप्चुअल नोट्स देंगे, नोट्स के लास्ट में हम हर लेक्चर में एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन डिस्कस करेंगे कि आज हमारा एनसीईआरटी का कितना पार्ट कंप्लीट हुआ, यानी वो भी आपकी स्ट्रॉन्ग कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि इस मार्क्स को अचीव करने के लिए वे बहुत जरूरी हैं, 2 पॉइंट, ठीक है। फिर तीसरी बात आती है भाई एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या पीवाईक्यू, क्योंकि मैंने बताया पीवाईक्यू 40% कोर्स नीट के पीवाईक्यू रिपीट होते हैं, पर डायरेक्टली नहीं होते, उससे लिंक्ड होते हैं, यानी कहीं कहीं कंसेप्चुअल वही कंसेप्ट पर बेस्ड होते हैं। तो पीवाईक्यू भी हम यहां कवर करने वाले हैं, ठीक है, पीवाईक्यू भी हम यहां कवर करने वाले हैं थ्योरी के साथ साथ। जब हम कंसेप्ट देंगे साथ में पीवाईक्यू, आपके थ्योरी वाला पोर्शन एकदम कवर हो जाएगा। पैरेलली अगर हम बात करते हैं यहां पर, समझना मेरी बात, ठीक है, क्योंकि
भाई खाली पढ़ने से काम नहीं चलेगा जब तक कि उसकी एप्लीकेशन ना हो, जब तक कि उसकी प्रैक्टिस ना हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहां पर क्वेश्चन प्रैक्टिस। सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करने वाला है बेटा क्या है? क्वेश्चन प्रैक्टिस। किसी भी टॉपिक को आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी पढ़ लो, कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, आप समझना, जब तक कि आप उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो हमारा एक टारगेट है कि बच्चे को हर चैप्टर के 200 से 300 क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर हम क्लास में ही करा दें, मजा आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो एनसीईआरटी में दे रखा है। लगभग 7 लेक्चर, 7 से 8 के आसपास हम टोटल लेक्चर लेने वाले हैं इसके अंदर, 7 लेक्चर मान लो। तो 7 लेक्चर, और हर लेक्चर के अंदर हम आपको 30 आपको हम, ठीक है, डेली, ठीक है, प्रैक्टिस डीपीपी देने वाले हैं। ठीक है, डेली प्रैक्टिस पेपर डीपीपी हम हर लेक्चर के बाद 30 क्वेश्चंस की डीपीपी देंगे विद वीडियो सॉल्यूशन। अगर आप हर लेक्चर में 30 मान लो और 7 लेक्चर होते हैं तो लगभग 210 क्वेश्चन तो आपके ये ही हो गए, आप समझना, एक चैप्टर से विद टॉपिक वाइज। साथ में हम आपको क्या करने वाले हैं, जब हम आपको लेके चलेंगे थ्योरी, तो थ्योरी के बीच बीच में हम पीवाईक्यूज और अदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराते चलेंगे विद कंसेप्ट। जैसे अब आज हम दिखाएंगे, बताएंगे किस तरीके से हम लेने वाले हैं। तो वो भी क्वेश्चन आपके मान लो हर लेक्चर में 5 से 10 के आसपास, 10 क्वेश्चन तो आज जैसे स्टार्टिंग है, और अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चन आपके हर लेक्चर में मिलेंगे, यानी 50 क्वेश्चन आपके ये हो गए। तो अप्रोक्सीमेटली 250 से 300 क्वेश्चन आपको हम साथ ही साथ प्रैक्टिस करा देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है 360 आउट ऑफ 360 अचीव करने के लिए। तो डीपीपी हम यूज करने वाले हैं। डीपीपी में हम 30 क्वेश्चन हर लेक्चर की देंगे, टॉपिक वाइज देंगे बेटा, तो ये आपका पोर्शन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। पीवाईक्यू हम सारे डिस्कस कर लेंगे, ये क्वेश्चन आपका स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम टेस्ट पेपर, आपको टेस्ट छोड़ना नहीं है, ध्यान रखना, चाहे आपकी तैयारी हो या ना हो, टेस्ट अटेम्प्ट करोगे। एक बार हमसे गलती होगी, यहां गलती हो जाए चलेगा, मेन एग्जाम में गलती ना हो। ये मैं फैक्ट बता रहा हूं, जब आप एक बार क्वेश्चन करते हो, गलत हो जाता है और आप एनालिसिस करते हो, तो आपके ब्रेन में एक सुपर मेमोरी बनती है। ठीक है, यार ये गलत क्यों हुआ, इस वजह से हुआ, फिर दोबारा वो गलती नहीं होती। तो जितना हो सकता है आप टेस्ट पेपर, हम ढेरों सारी टेस्ट पेपर आपको देने वाले हैं भाई, कुछ सरप्राइज भी हम रख रहे हैं, क्योंकि हम टेस्ट पेपर के अलावा भी बहुत सारी चीजें कराने वाले हैं जो सरप्राइज है। ठीक है, वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, सुपर सरप्राइज, जो आपकी रैंक को सुपर तरीके से बूस्ट करेगा और आपके इंटरनल सिस्टम को और बूस्ट करेगा और आपके सब्जेक्ट पर कमांड स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत हेल्प करने वाला है, वो सरप्राइज है। ठीक है, वो हम कैसे कैसे आपको अचीव करेंगे, इनबिल्ड करेंगे, जिससे आप अपनी सुपर रैंक अचीव कर पाओगे। ठीक है रिलेटेड इसी से, क्वेश्चन प्रैक्टिस से। तो टेस्ट पेपर आपको देने, यानी इनडायरेक्टली आपको ढेरों सारे क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे जो आपके एक एक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे मस्ट है। हाँ, इसके अलावा कुछ आप बुक भी रेफर कर सकते हो। ठीक है, स्टैंडर्ड बुक आप ले सकते हो जो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी बेस्ड हो। ठीक है, ये ध्यान रखना, तो उससे भी आप एडिशनल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो, जो एडिशनल चीज है। बट आप इतना भी कवर कर लोगे तो मैं सच कह रहा हूं, आपके एक एक कंसेप्ट से रिलेटेड हम क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे, किस किस तरीके से हो सकते हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आपको करना है। ठीक है, चलो ये वो चीजें हो गई जो हमारा हार्ड एंड स्मार्ट वर्क कराएंगे और 360 आउट ऑफ 360। पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो इसको रोकने का काम करेंगी, आपका प्रॉपर रिवीजन ना करना। ठीक है, तो वैसे तो हम कोशिश करेंगे आपका प्रॉपर रिवीजन कराने की, क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी, मेरी जो स्ट्रेटजी है शुरू से ही रही है। ठीक है, अभी से नहीं, पुरानी स्ट्रेटजी रही है। और यहाँ बायोलॉजी में, ठीक है, बिल्कुल हम यहाँ, तरुण सर जो आप बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है भाई, कह सकते हो कि बॉटनी के बहुत जैम के नाम से जाने जाते हैं, बॉटनी बहुत अच्छी, मतलब आपको लेके चलेंगे। तो यहाँ जो जॉलजी वाला पार्ट है वो मैं लेके चलूंगा, बॉटनी वाला पार्ट है वो तरुण सर लेके चलेंगे, और दोनों मिल करके एक एक कंसेप्ट को विद एनसीईआरटी आपके ब्रेन में सेट करते जाएंगे। यहाँ हम रिवीजन वाले पार्ट को भी लेके चलेंगे, हम हर लेक्चर में भी रिवीजन कराएंगे। आज मेरा लेक्चर फिनिश होता है तो कल जो लेक्चर होगा उसमें मैं लास्ट लेक्चर का क्विकली रिवीजन कराता हूं। ये मेरी पुरानी स्ट्रेटजी है जिसका मुझे सुपर रिजल्ट मिला है। ठीक है, यानी ऑलरेडी टेस्टेड है, बच्चे के ब्रेन में एक एक कंसेप्ट, यानी आपको मास्टरी करा देंगे, बस इतना है इस स्ट्रेटजी के थ्रू। पर आपको भी रिवीजन पर फोकस करना है, ऐसा नहीं आप डिपेंडेंट हो जाओ, मतलब आपको रिवीजन पर फोकस करना है, यानी इसको अचीव करने के लिए रिवीजन मस्ट है। आप समझना मेरी बात। और बीच में कभी कभी बच्चों को क्या मिलने वाला है, बैकलॉग। जब बैकलॉग मिलेगा तो इससे निपटने, पहले कोशिश करना है आपको बैकलॉग नहीं आने देना, आपकी हर संभव कोशिश रहेगी बैकलॉग नहीं आने देंगे। आज सर ने जो कराया वो आज ही फिनिश करेंगे, स्टार्टिंग में तो आप कर पाओगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लोड कम होगा, पर धीरे धीरे आपका लोड बढ़ता जाएगा, टॉपिक बढ़ते जाएंगे, तो उसको फिर से अगेन आपको क्या करना होगा कि टाइम टू टाइम रिवीजन, जिससे बैकलॉग ना आए। कभी अगर बैकलॉग आ जाता है किसी कारण से, ठीक है, तो बैकलॉग को भी हटा देंगे, करंट पर फोकस करेंगे। करंट का मतलब जो भी टॉपिक चल रहा हो, भाई आपके कोई टॉपिक छूट गए, कुछ दिन छूट गए, जाने दो, ठीक है, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। आज जहां से आपका टॉपिक चल रहा है आप वहां से फोकस करना स्टार्ट कर दोगे, वहां से समझना स्टार्ट कर दोगे, और फिर जब बीच में आपको भाई कुछ हॉलीडेज मिलेंगे आपको, ठीक है, आपको सैटरडे संडे ऑफ मिलेगा, उसमें उस बैकलॉग को कवर करेंगे धीरे धीरे, उसमें हम भी आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, अगर कोई इमरजेंसी केस ऐसा आ जाता है, ठीक है, हेल्थ केस है, हेल्थ इशू है, कोई और भी इशू आ जाता है, तो ये तो कोशिश रहेगी बैकलॉग नहीं आने देंगे। ये एक बहुत बड़ा पार्ट होता है जो कहीं ना कहीं हिंड्रेंस क्रिएट करता है, ठीक है, एक अच्छे मार्क्स को अचीव करने में। तो बैकलॉग से बचना है हमें, ठीक है, फिर भी आता है तो उसकी स्ट्रेटजी हम आपको बीच में लेके चलेंगे। रिवीजन प्रॉपर हमें रखना है, ठीक है, जिसमें हम ऑलरेडी रिवीजन कराएंगे, पर हम पर भी डिपेंड नहीं होना आपको अपने ऊपर भी। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सुपर तरीके से स्ट्रगल करना जानता है, नेचर उसी को सेलेक्ट करती है, वही आगे बढ़ता है और वही टॉप, ठीक है, रैंकर बनता है।
तो ये जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूं बेटा, ये वो स्ट्रेटेजी है जो एक सुपर अचीवर टॉप रैंकर के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। मैंने बोला अगर आप ऑन एन एवरेज सिलेक्शन चाहते हो तो इस वाले पार्ट को स्ट्रॉन्ग करके रखना है, जो हम ऑलरेडी कराएंगे आपको। पर इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कंसेप्ट बनाने के लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेगी, ये मस्ट है। बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस से कुछ नहीं होने वाला। जो हमारे सुपर कंसेप्चुअल टॉपर नोट्स हैं जो मैं आपको यहाँ बनवाऊंगा, जो लिखाऊंगा, वो तो अल्टीमेट है, ठीक है। अल्टीमेट का मतलब, ठीक है, उसमें सब कुछ है, शायद आपको स्टार्टिंग में लगे, बट वो ऑलरेडी टेस्टेड है बेटा, ठीक है। वो नोट्स हैं जिससे हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व होगा, मतलब सुपर नोट्स हैं, उस पर फेथ करना और उसके अकॉर्डिंग चलना, मजा आ जाएगा। एनसीईआरटी पूरी इंक्लूडेड है, टोटल सॉल्यूशन है, ठीक है। साथ साथ में रिवीजन और बैकलॉग, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हम डीपीपी भी देने वाले हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हम पीवाईक्यू साथ में भी कराने वाले हैं, टेस्ट पेपर भी देने वाले हैं, और साथ साथ में आप कोई बुक रेफर कर सकते हो साथ में, अगर आपको चाहिए तो, यानी एडिशनल टाइम आपके पास है तो, ठीक है। तो ऑलरेडी ये ऑल ओवर सिस्टम है जो आपको सुपर मार्क्स को अचीव कराने में हेल्प करेगा, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं जब भी मेमोराइज करो, लिख लिख के करना। मैंने बोला जितने सेंस ऑर्गन यूज करोगे किसी भी चीज के लिए, उतना ही आपके ब्रेन में मेमोरी परमानेंट बनेगी। तो ये ध्यान रखना है, हर चीज लिख लिख के, टिपिकल वर्ड्स होते हैं, लिख के याद करो। डायग्राम में एक बार खुद ड्रॉ करो, ठीक है। नोट्स अपने खुद बनाओ, जब नोट्स खुद बनाओगे आपको बनाते ही बनाते याद हो जाएंगे, परमानेंट याद हो जाएंगे। ये एक बहुत एक साइंटिफिकली चीज है जो आपको समझनी होगी। तो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे, और ये हम लेके चलने वाले हैं अपने लेक्चर के साथ। एनसीईआरटी हम साथ लेके चलने वाले हैं, एनसीईआरटी कंसेप्चुअल भी लेके चलने वाले हैं नोट्सों के साथ, और लास्ट में हम एनसीईआरटी लाइन टू लाइन डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी हम आपको डिस्कस करेंगे यहां पर, ठीक है। और हम एक समरी की फॉर्म में पूरे चैप्टर का रिवीजन भी कराएंगे, पर डे रिवीजन चलेगा, साथ में लास्ट में भी हम एक बार रिवीजन करा देंगे। यानी अपनी तरफ से तो हम वो भरपूर कोशिश करने वाले हैं, यानी बच्चा ना चाहे फिर भी हम उसके ब्रेन में हर चीज एकदम परमानेंट सेट कर देंगे। ये हमारी स्ट्रेटजी रहेगी। आप समझ पा रहे हो ना मेरी बात। पर अपनी तरफ से भी, क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी सबके लिए कॉमन है, अब आप कुछ डिफरेंट करना चाहते हो तो आपको सबसे हटके कुछ और करना पड़ेगा, यानी थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट। यानी आपको इन नोट्स को कमांड करनी होगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी होगी, रिवीजन टाइम टू टाइम करना होगा। बस 3 चीजों पर फोकस कर लो, ये गुरु मंत्र है, समझ लो। रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है, आपके कंसेप्ट को सुपर बनाती है। और जब एक बार आप रिवीजन जब आप एक बार चैप्टर को फिनिश कर लेते हो, फ्यूचर में उसका रिवीजन करते हो, तो थ्योरी नहीं पढ़नी होती आपको। अब रिवीजन का तरीका अलग होता है, क्वेश्चन बेस्ड रिवीजन। क्वेश्चन बेस्ड रिवीजन समझते हो, यानी आपने 100 क्वेश्चन ले लिए डाइजेस्टिव सिस्टम के, जैसे हो गया आफ्टर सम टाइम, उन 100 क्वेश्चन को लगा रहे हो फटाफट फटाफट पर्टिकुलर टाइम के अंदर, स्पीड भी मेंटेन करनी है, ठीक है। वही 100 क्वेश्चन मैक्सिमम 60 मिनट का अलार्म सेट करो, तुरंत तेजी से करो। ये स्पीड परमानेंट मेंटेन करनी है आपको, ठीक है। परमानेंट मेंटेन करोगे तो आगे मेंटेन होती जाएगी, ठीक है। क्योंकि एग्जाम हॉल में लिमिटेड टाइम होता है, उसमें क्वेश्चन पेपर भी आपको, ठीक है, देखना होता है, ओएमआर की फिलिंग भी करनी होती है, बहुत सावधानी से क्वेश्चन पढ़ने भी होते हैं उस पर्टिकुलर टाइम में। आपको फिजिक्स भी करनी है, केमिस्ट्री भी करनी है, और बायोलॉजी भी करनी है। तो स्पीड भी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आपको सब कुछ आता है, आप 100% पेपर कर सकते हो, पर क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने नहीं की, यानी आपकी स्पीड स्लो है, आप क्वेश्चन पेपर छोड़ के चले आओगे। सिलेक्शन रोकने का तरीका, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि आपने पढ़ा तो है, एनसीईआरटी रीडिंग तो बहुत लगा चुके हो, पर कंफ्यूजन आएंगे। उसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस, ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग को कम करने के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस। जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेहतरीन रिजल्ट बनना चालू हो जाएगा, उतना ही बेहतरीन आपके, ठीक है, इंप्रूवमेंट होने चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट तो हम खुद कराने वाले हैं इस लेक्चर के साथ, पर आप साथ में एडिशनल एफर्ट लगाओगे तो मजा आ जाएगा, बूस्ट हो जाएगा सिस्टम, ठीक है। तो एक कंसेप्ट समझ में आएगा कि किस तरीके से हम चलने वाले हैं बेटा, ठीक है, और किस तरीके से आप अपने टारगेट को अचीव करने वाले हो। इस टारगेट को अचीव कर लिया सिलेक्शन से तो कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि 100% आप समझ रहे हो, एक नॉर्मल कॉलेज चाहिए अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, तो अगर आपने 360 आउट ऑफ 360 यानी 50% बायो कवर कर ली स्ट्रॉन्ग तरीके से, और फिजिक्स केमिस्ट्री मिलाकर के आप 30% भी ले लेते हो, सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, ये पक्की बात है। पर मैंने बोला कि अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लो, और आप अचीवर बनना चाहते हो, टॉप रैंकर बनना चाहते हो, तो बायो तो हम ऑलरेडी आपके ब्रेन में सेट कर देंगे, बस आप एक अच्छे फॉलोअर बन जाओ। रिवीजन हम कराने वाले हैं, पीवाईक्यू हम कराने वाले हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस हम कराने वाले हैं, एनसीईआरटी सारे एस्पेक्ट को लेकर के हम चलने वाले हैं, सुपर कंसेप्चुअल नोट्स के थ्रू हम आपके बिल्कुल एक कंसेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। रिवीजन भी हम करा रहे हैं, सब कुछ हम कराने वाले हैं, ठीक है। बस आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पर दम लगा देनी है, ठीक है भाई। इधर ये भी चलने दो, फिजिक्स केमिस्ट्री को ज्यादा टाइम दो कंपैरेटिव। अगर आपको टॉप रैंकर बनना है, सिंगल डिजिट में नंबर लेके आना है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री पे ज्यादा फोकस करोगे, ठीक है। यहां वाला पार्ट हम करते हैं, पर इसको हल्के में ले गए तो आप कहीं के नहीं रहोगे, क्योंकि बायो को हल्के में नहीं लेना है। बायो ऑलरेडी बहुत, मतलब कह सकते हो एक, मतलब बहुत ज्यादा वेटेज है बायो का, ठीक है। तो बायो में आप 360 आउट ऑफ 360 ला सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री में बच्चे नहीं ला पाते, ऑन एन एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूं। तो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, मैं सच कह रहा हूं 100% रिजल्ट आएगा।